चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे स्टार्टिंग लेक्चर पे, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, चार्ज कैसे डेवलप हुआ। ये वीडियो मेरा उसी से रिलेटेड रहेगा। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, सबसे पहला जो यूनिट पे हम लोग को डिस्कशन करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। इसे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है इलेक्ट्रोस्टैट में। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैट है इसमें हम लोग को देखना क्या है, इसमें हम लोग को देखना है कि भैया ये फिजिक्स का वैसा ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric force, electric field, electric potential, and electric energy. Electric energy due to charges at rest, due to charges at rest, at rest is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग बोलते हैं। तो यानी जो आप पढ़ने वाले हो उसका डेफिनेशन हमने लिख दिया। पहला यूनिट हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कितने सारे एक्सरसाइज में बटा हुआ उसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कशन में ये है कि इस पूरा टॉपिक में हमको एक बॉडी है, ठीक है, जनरल बॉडी। जैसे ग्रेविटेशन में बॉडी आप पढ़ते थे, ऑब्जेक्ट जिसके पास हम लोग बात करते थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, दैट इज मास। वैसा ही एटमॉस्फेयर में बहुत सारा बॉडी है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पे अभी बात करेंगे इस चैप्टर में वो करेंगे चार्ज। बॉडी सेम है, जैसे पेन हो गया, कोई स्टोन हो गया, कोई कंडक्टिंग बॉडी हो गया, नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो गया, बॉडी कोई भी हो गया, हम लोग उसके चार्ज के ऊपर बात करेंगे। अब ये चार्ज है, किस कंडीशन में इस चार्ज को रहना है, तो ये चार्ज रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा तो ये दूसरे किसी बॉडी पे फोर्स लगा सकता है, अपना ये फील्ड जनरेट कर सकता है। जब भी फील्ड का बात आ जाता है तो ये जो फोर्स है उसका नेचर कैसा होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे क्लास 11 में आप पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मतलब जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है जो दूसरा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे अर्थ किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो अर्थ अपने चारों तरफ क्या निकाल देता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, जिसके कारण वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे ये हाथ में हमारा पेन है, अब जैसे इसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो क्यों नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अर्थ का वो इस पेन के ऊपर फोर्स लगाया जिसके कारण वो अट्रैक्ट हुआ उसके तरफ। ये क्लास 11 में सारा बात हम लोग डीपली डिस्कशन करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो फोर्स अर्थ लगा रहा था पेन पे वो नॉन कांटेक्ट नेचर था क्योंकि वो अपने चारों तरफ फील्ड बना रहा था। यहाँ भी वैसे ही कुछ बात है, बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करना है, चार्ज का, ठीक है, और वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा जो दूसरा किसी बॉडी पे फोर्स लगा सकता है। इसका हम लोग पोटेंशियल का बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब जितना भी तुम देखते हो ये सब का मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट होता है तो ये जितना भी चीज़ है ये है हमारा क्या, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा, डेफिनेशन होगा, यूनिट होगा, ये सब चीज़। अब फोर्स है तो कैसा फोर्स है, ये फोर्स जनरेट किसके कारण हो रहा है, बॉडी के एक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्ज, ठीक है। तो चार्ज वर्ड के लिए हम लोग एक एडजेक्टिव वर्ड फिजिक्स में बना के रखें, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक जब भी हम लोग दे दिए तो इलेक्ट्रिक इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक वर्ड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक वर्ड हम लोग को ये बताता है कि ये फोर्स है तो कैसा नेचर का फोर्स है।
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि बॉडी है, हम लोग उसका मास के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और वो बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दूसरा बॉडी के ऊपर, तो हम लोग वहाँ पे मास का बात करते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स का जब भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक वर्ड हम लोग को ये बता रहा है कि ये एक एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि फोर्स लगाने वाला जो बॉडी है उसका कौन सा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वर्ड एडजेक्टिव वर्ड है और बाकी इधर जो लिखा हुआ है ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हम लोग को स्टडी करना है सबके बारे में अलग अलग। तो हम आपको जो लेक्चर 1 डाले थे वो आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है कि भैया चार्ज कहाँ से आया, चार्ज का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, उसके ऊपर हम लोग बात करते थे। यानी कि ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट यूनिट हो गया, पहला चैप्टर, ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया, ये आपका तीसरा चैप्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर गॉस थ्योरम भी आएगा और एक कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट आता है। इसमें 3-4 चैप्टर आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना है और ये हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स सिक्योर करवाएगा। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग को चार्ज बॉडी के बारे में पढ़ना है और चार्ज रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग अपना चैप्टर को लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर। सबसे पहले स्टार्टिंग क्लास 12 का सबसे स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में यही पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। यही टॉपिक पे अभी हम लोग आएंगे। तो इसको जानने से पहले हमको तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इलेक्ट्रिक वर्ड आया किसके कारण। तो ऊपर डिस्कशन कर दिए, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, आया किसके कारण, चार्ज के कारण। तो सबसे पहला चीज़ तो हमको ये देखना है कि भैया चार्ज किसको बोलते हैं, व्हाट इज चार्ज, और चार्ज का हिस्ट्री क्या है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहला कुछ जो बात बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज, चार्ज का डेवलपमेंट आखिर कैसे हुआ। तो मानव जाति को चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट था। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि व्हेन 2 क्लाउड्स आर कोलाइड टू ईच अदर, लाइटनिंग्स आर प्रोड्यूसेस एंड रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज फॉर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए चार्ज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है। क्या है कि बादल है, ये आपस में टकराया, टकराने के कारण उसमें से जनरेट किया हुआ लाइटनिंग। ठीक है, और ये लाइटनिंग जो है वो तुम्हारा कहाँ पहुँचा, तो लाइटनिंग जो है अर्थ सरफेस पे पहुँचा और अर्थ सरफेस पे मानव जाति निवास करते हैं। तो उसको चार्ज के बारे में यही सबसे पहला कॉन्सेप्ट पता था। लेकिन हम आते हैं कि ये फिजिक्स में जो वर्ड है चार्ज, ये आखिर कैसे खोजा, कौन सा साइंटिस्ट का सबसे बड़ा रोल था। तो इसमें हम एक साइंटिस्ट का नाम लेते हैं। ये अभी हम लोग वैसा हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे जब दुनिया को ये पता नहीं था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ प्रोटॉन, सिर्फ पता था कि मैटर है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम लिख रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बहुत सारा काम किए थे चार्ज के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा था, क्या बात है। ठीक है, तो चार्ज एटलीस्ट कैसे इसका नाम पड़ा, कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये एक साइंटिस्ट थे। ये अपना लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोज़ाना अपने घर से जाते थे, लैब पे एक्सपेरिमेंट करते थे और वापस आते थे। ठीक है, ये इनका एक तरह से जॉब था। अब एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने घर से निकल के अपने लैब जा रहे थे तो इस जाते क्रम में बीच में रास्ता में इनका जंगल भी पड़ता था, फॉरेस्ट इलाका। ठीक है, तो ये एक दिन जब उस जंगल से गुजरते हुए अपने लैब की तरफ जा रहे थे तो इनको कहीं से कुछ साउंड सुनाई दिया, खटखुट का साउंड कहीं सुनाई दिया। तो इनको लगा कि यार ये साउंड कहाँ से आ रहा है, लगातार वो साउंड आ रहा था। ये रुक के ये देखे कि भैया ये साउंड आ कहाँ से रहा, तो उसको एनालिसिस किए और जिधर से साउंड आ रहा था उधर वो गए तो देखे क्या, एक आदमी, ठीक है, पेड़ का छाल को छील रहा था। ये हमारा ट्री है, इसके ऊपर जो छाल रहता है जिसको हम लोग एम्बर बोलते हैं, ये पेड़ का छाल को वो छील रहा था।
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए ये फेनोमेनन को देख के कि भैया ये पेड़ का छाल को क्यों छील रहा है। ठीक है, ये पेड़ का छाल को एक्चुअली क्यों छील रहा है। अगर लकड़ी काटता तो बात समझ में आता है कि ये फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करेगा या लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये पेड़ का छाल का करेगा क्या, ये उनको थोड़ा अटपटांग सा प्रोसेस लगा। तो वो रुक करके थोड़ा सा उस आदमी को देखने लगे कि कर क्या रहा है। ये आदमी क्या किया कि पेड़ का छाल को पूरा छीला और अपने टॉवेल में एक एक करके उसको जमा कर रहा था। ठीक है, जब इस आदमी का ये काम करने का जो प्रोसीजर था वो जब ख़त्म हो गया, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पेड़ का छाल जब कलेक्ट कर लिया, तो ये अपना टॉवेल को मोड़ा। ठीक है, और मोड़ करके अपने कंधे के ऊपर उसको ले जाने लगा। तो चलते 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 इस आदमी का पैर एक पत्थर से टकरा गया। ठीक है, एक पत्थर से टकरा गया और टकराने के बाद क्या हुआ कि वो आदमी गिर गया। और गिरने के बाद ये क्या हुआ कि इसका हाथ के पास, हाथ में जो तुम्हारा ये टॉवेल था जिसके अंदर एम्बर था, वो उसके बेचारे के हाथ से छूट करके गिर गया, नीचे गिर गया। तो ये एम्बर का पीस कुछ टॉवेल में रह गया, कुछ बिखर के ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या हुआ कि मानवता बस, ठीक है, उसको उठाने के लिए चले गए। जो दूर से देख रहे थे इस आदमी को उठाने के लिए चले गए जो गिर गया था। तो ये हम लोग भी करेंगे ह्यूमैनिटी के नाते। अगर रोड पे कोई आदमी गिर जाता है तो हम लोग उसको हेल्प करने के लिए उसको उठाते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी नेचुरल काम किए कि वो आदमी गिर गया, भैया चलो उसको थोड़ा मदद कर देते हैं। ये उठाए उसको, आदमी को, और क्या किए कि जो टॉवेल गिर गया था, ठीक है, उस टॉवेल को वो अच्छा से रखे ग्राउंड के ऊपर, और जो एम्बर का पीस टॉवेल से बाहर गिरा हुआ था, ग्राउंड में जाके गिरा हुआ था, ठीक है, उसको उठा उठा के उसके टॉवेल में रखना स्टार्ट कर दिया। एक जो पीस था वो टॉवेल से काफ़ी दूरी पे गिरा हुआ था। ठीक है, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन उसको देखे और उसको उठाए तो देखे क्या कि इसमें छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल चिपका हुआ है। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचे क्या कि यार इसमें लग रहा है गंदा लग गया है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए और इस आदमी को दे दिया जाए, क्योंकि ये बगल बगल में था तो धूल तो इसके ऊपर भी लगा हुआ था। लेकिन इसको जल्दी जल्दी उठाने के केस में बेंजामिन फ्रैंकलिन इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए। लेकिन एक जो पीस काफ़ी दूर पे गिरा हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब इसको उठा के देखे कि यार ये एक्चुअली करेगा क्या है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है, तो उसको देखे कि देखे उसमें थोड़ा थोड़ा डस्ट पार्टिकल लगा हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ देने के क्रम में इसको ये क्या किया कि अपने शर्ट में इसको साफ करना स्टार्ट किया। तो ये पेड़ का छाल है, ठीक है, अब इसको तो इरेगुलर शेप का बॉडी था, ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी चिपका। जब साफ कर रहे थे तो इनका जो एक कोना था, ठीक है, ये एम्बर का पीस का जो कोना है वो बाय मिस्टेक उनका पॉकेट में फंस गया। तो क्या किया, वो साफ करने के केस में फंसा और वो हाथ को खींचे तो ये उनका हाथ से छूट के फिर से ग्राउंड में आके गिर गया। जब ये ग्राउंड में आके फिर से एम्बर का पीस गिरा और ये उठा के देखे तो देखे क्या कि डस्ट पार्टिकल पहले के केस से थोड़ा ज़्यादा इसमें चिपक गया। ये बोले यार ये कैसे हो गया, डस्ट पार्टिकल क्यों चिपक जा रहा है। फिर ये कुछ बोले नहीं, ये फेनोमेनन को दिमाग में अपना स्टोर कर लिए कैसा हो गया। अब ये एम्बर का पीस इस आदमी को दे दिए और फिर इसका इंट्रोडक्शन लिए कि भैया क्या नाम है आपका, क्या करेंगे इसका, ठीक है। ये आदमी बोला कि नहीं, इसको हम लोग ले जा रहे हैं, सुखाएंगे, फिर जलावन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ऐसा अपना ये प्रोसीजर ये आदमी बताया। और ये बताया कि हमारा नाम मेलिटस है। ये आदमी बताया कि हमारा नाम मेलिटस है, ठीक है। अब नाम तो पता चल गया कि लकड़ी जो पेड़ का छाल छील रहा था उसका नाम क्या था, तो मेलिटस नाम उनका पता चल गया। ये दे दिए पेड़ का छाल को, ठीक है। और ये भी आदमी चला गया अपना घर और ये अपने लैब जाने लगे। और भर रास्ता यही सोचते रहे पूरे रास्ते में बेंजामिन फ्रैंकलिन कि भैया आखिर ये एम्बर का पीस पे ये पेड़ का छाल में डस्ट पार्टिकल क्यों चिपक गया, ये सोच रहे थे। तो ये पूरा जो स्टोरी था उसको ये करने लगे दिमाग में रिकॉल कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया है ऐसा चीज़। साइंटिस्ट तो थोड़ा विलक्षण प्रतिभान होता है, और साइंटिस्ट का मतलब वो भी एक इंसान है, खाली उसका सोच हम लोग से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है।
तो एक इंसान ही है, उसका सोच थोड़ा जनरल इंसान से थोड़ा अलग होता है। वो किसी भी चीज़ को बड़ा बारीकी से सोचता है, समझता है। दुनिया उसको पागल भी बोलता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ शोध तो कर ही देता है, ठीक है। और आप भी थोड़ा ध्यान में अगर रखोगे इस चीज़ को, तो आपका भी फ्यूचर उस लेवल पे जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं क्या भैया, सोच रहे बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या हुआ, तो स्टोरी वो रिकॉल करने लगा। क्या रिकॉल हो रहा था उसके माइंड में, वो बता रहे हैं हम आपको। उसके माइंड में ये रिकॉल चल रहा था कि ये आदमी एम्बर का पीस को टॉवेल में रखा, कंधा पे रख के लेके जा रहा था। तो ये टॉवेल का पीस, टॉवेल के साथ ये एम्बर का पीस जो है वो रगड़ा रहा होगा, ठीक है, रबिंग हो रहा होगा। और जब ये आदमी का पैर ठेस लग गया और ये गिर गया, गिरने के बाद जो इसका एम्बर का पीस इधर तिधर बिखर गया, तो ये कुछ ग्राउंड के साथ आया तो डस्ट पार्टिकल को अपने तरफ क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। और जब हम इसको उठा के एक पीस को साफ़ कर रहे थे, शर्ट के साथ शर्ट में ऐसे करके साफ़ कर रहे थे, तो भी तो ये शर्ट के कपड़े के साथ ये तुम्हारा क्या हुआ, रबिंग हो रहा था, रगड़ा रहा था। और जब ये मेरे हाथ से छूट के गिरा तो डस्ट पार्टिकल और चिपक गया। इसका मतलब ये हुआ कि रबिंग, दो मटेरियल अगर आपस में रब होता है तो मटेरियल में ऐसा गुण डेवलप हो जा रहा है, वो दूसरा किसी भी पार्टिकल्स को, छोटा पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनको ऐसा लगा कि भैया हाँ ये तो फेनोमेनन हो रहा है। तो ये क्या किए, अपने लैब में आकर के उस दिन जो घटना घटा उसी दिन का वो एक्सपेरिमेंट अपना लैब में करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखें कि क्या ये सिर्फ टॉवेल और एम्बर के साथ ही हो सकता है कि और किसी पार्टिकल के साथ हो सकता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किए। एक ग्लास रड लाए, ठीक है, जी फॉर ग्लास रड। एक ग्लास रड लाए। हम ग्लास रड जब बोलेंगे तो आप समझ जाना कि ग्लास रड मतलब वो 5 रुपया वाला पेन, ठीक है, ग्लास रड। और एक रड लाए प्लास्टिक रड, ठीक है, प्लास्टिक रड आप समझ लोगे, लिखो फेंको पेन। एक प्लास्टिक रड जमा किए। फिर उनका ये दैट इज़ फर, इसको फर बोलते हैं। ऐसा फर उनके स्किन के ऊपर डेवलप था, हेयर था, और वो खुद कपड़ा सिल्क का पहनते थे, ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ भी था। तो ऐसा बहुत सारा मटेरियल वो जमा किया, आसपास जो भी मटेरियल है। अब वो अपना एक्सपेरिमेंट चालू किए। क्या चालू किए, ग्लास रड को वो अपने सिल्क के क्लॉथ के साथ रबिंग किए। रबिंग करने के बाद ये एक कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है, ये बड़ा हल्का लाइटर मटेरियल होता है, पेज को लिए अब फाड़ के एकदम छोटा छोटा टुकड़ा बना लिए। टुकड़ा बनाने के बाद ये क्या किए, बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके गए। जैसे बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके गए तो वो क्या हुआ, बीट्स ऑफ पेपर जो है वो उस ग्लास रॉड में चिपक रहा था हल्का हल्का। फिर सोचे कि और दूसरे मटेरियल के साथ करते हैं, तो कंघी लिए, कंब को क्या किया, अपने हेयर में रब किए। हेयर में रब करने के बाद फिर उसको बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके गए तो वो चिपकने लगा। अब ध्यान में आ रहा है कि आपको 6-7 में आप आपस में अपने दोस्तों के साथ ये काम करते थे। पेन को लेते थे और अपने माथा में रगड़ते थे, रगड़ते बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके जाते थे। तो बीट्स ऑफ पेपर क्या होता था, अट्रैक्ट होता था। अट्रैक्ट जब होता था तो आप बोलते थे अपने दोस्त को, क्या, अरे भैया ये तो जादू हो गया, ठीक है। तो बगल वाला लड़का भी जादू सीख जाता था, वो तीसरे लड़का को जादू करवाना शुरू कर देता था, ठीक है। ऐसा जादू हम लोग बचपन में किए हुए हैं, लेकिन उस समय ये पता नहीं था कि ये जादू बेंजामिन फ्रैंकलिन का सोचा हुआ है, नाम नहीं जानते थे। आज हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। पूरा हिस्ट्री, पूरा डीपली एकदम नॉलेज, ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान में समझेंगे। तो क्या हुआ कि वो बीट्स ऑफ पेपर को ले लेकर बीट्स ऑफ पेपर ऐसे जमा करते थे, ठीक है, और हल्का हल्का और रबिंग करना स्टार्ट करते थे। पेन को रबिंग करते थे, मटेरियल को टच करते थे। ऐसा 2 मटेरियल रब करवा के बीट्स ऑफ पेपर को नज़दीक लेके जाते थे। देखते थे बीट्स ऑफ पेपर क्या हो रहा है भैया, तो बीट्स ऑफ पेपर आपस में अट्रैक्ट हो रहा है। बीट्स ऑफ पेपर क्या हो रहा है, तो आपस में अट्रैक्ट हो रहा है। आपस में नहीं, मतलब वो मटेरियल के साथ। तो जैसे ये लेके जाते थे, बीट्स ऑफ पेपर देखते थे खिंचा रहा है उसके साथ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप अच्छा से कर सकते हो कब, जब आपके हेयर में बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर हेयर में तेल लगा हुआ रहेगा तो आप इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सक्सेसफुली नहीं कर सकते हो। कारण क्या है उसका, कारण ये है कि भैया फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट नहीं होगा हेयर और पेन के बीच में, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट नहीं होगा तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये काम में भी नहीं आएगा,
ठीक है। फ्रिक्शन कम रहेगा तो ये काम में आएगा। हल्का हल्का बिट्स ऑफ पेपर जो होता है, देखिए कागज़ का छोटा सा जो टुकड़ा है, एकदम हल्का सा बिट्स, वो एकदम छोटा टुकड़ा इसके साथ अटैच हो चुका है। ठीक है, देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से केयरफुली देखोगे तो ये रबिंग किए कागज़ का छोटा सा टुकड़ा इसके ऊपर अटैच हो रहा है। कुछ कुछ पीस जो है बड़ा बड़ा है तो उसका मास थोड़ा ज़्यादा है तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो हल्का हल्का जो टुकड़ा है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा, उसको ये अपने पास क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, जिसमें एकदम छोटा सा बिट्स जो है वो अट्रैक्ट हुआ। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखे हो, जिसको थोड़ा सा हम करके आपको दिखाने का कोशिश किए हैं। तो ऐसे आप घर में देखोगे, अभी मेरे हेयर में ऑयल लगा हुआ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं आ रहा है। ड्राई हेयर रहेगा तो आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो इतना बड़ा बड़ा कागज़ का टुकड़ा भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने देखा, किया। ठीक है, फिर बोले क्या कि हाँ यार ये तो हो रहा है। तो ये इस बात को पब्लिकली ब्रॉडकास्ट किए, सारे सबके सामने पब्लिकली ब्रॉडकास्ट किए। क्या पब्लिकली ब्रॉडकास्ट किए? तो भैया ये ब्रॉडकास्ट ये किया कि दो मटेरियल को रब कर रहे हैं तो ये तीसरा मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये नया गुण आ गया ऐसा। तो ये सारा साइंटिस्ट लोग को ये पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर दिया इस बात को। ठीक है, एक दिन और ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखे जो नेचर में हो रहा है। एक दिन और ये काम क्या किए कि थोड़ा रेनी सीजन के समय, ठीक है, जब बिजली उजली चमकते रहता है तो ये पतंग उड़ा रहे थे एक दिन। तो पतंग उड़ा रहे थे तो इनको लगा कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इससे हम लोग जोड़ ले। पतंग उड़ा रहे थे तो पतंग उड़ाने के केस में देखे क्या कि बादल भी आपस में टकराता है तो रबिंग तो होगा, रबिंग होता है तो इसमें लाइटनिंग जनरेट होता है। ये लाइटनिंग को कोई अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये लाइटनिंग में एक्चुअली है क्या? तो वो क्या किए, पतंग उड़ाए, पतंग के जो सबसे अपर वाला सरफेस उसमें चाबी बांध देते थे। एक दिन उड़ा रहे थे तो लाइटनिंग क्रिएट हुआ, वो चाबी कंडक्टर है, इसको क्या किया, अपने तरफ खींचा। तो मतलब क्या हुआ, रबिंग से एक कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हुआ बादल में, जिसको चाबी अपने तरफ खींच रहा है और हल्का फुल्का इलेक्ट्रिकल शॉक लगा उनको। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा बरसात का ये इंतज़ार करते थे और ऐसा प्रोसेस करके देखते थे। जब ये कंफर्म हो गए कि हाँ ये भी ऐसा हो रहा है, तब उनको लगा क्या कि दो मटेरियल जब आपस में रगड़ाएगा तो मटेरियल के पास ऐसा गुण जनरेट हो जाता है कि वो दूसरा किसी मटेरियल के तरफ खींचा चला जाता है, मतलब अट्रैक्ट होता है। ये नतीजा तक पहुंच गए ये। तब बोले कि भैया अब ये जो फेनोमेनन हुआ है, दो मटेरियल रब हो रहा है तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हो गया। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दूसरा किसी मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का हम नाम क्या दें? ठीक है, नाम ये खोजना शुरू कर दिए। इनको नाम खोजने में काफ़ी मेहनत हुआ। तो ये एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था चार्ल्स एगोस्टिन डी कूलम। चार्ल्स एगोस्टिन डी कूलम, इनका जो सरनेम है वो कूलम हो गया। तो चार्ल्स एगोस्टिन डी कूलम के संपर्क में जब ये फेनोमेनन आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कस किए तो ये बोले कि हाँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर रहे हैं कि रबिंग के बाद एक मटेरियल में ये गुण डेवलप हो रहा है कि दूसरा किसी मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो ये गुण जो हो गया, ये गुण क्या हुआ, इसका नाम हम आपको खोजने में मदद कर सकते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला हाँ सर प्लीज़ कीजिए, हम तो बहुत मेहनत किए नहीं खोज पा रहे हैं। तो ये नाम खोजने में मदद किए। मदद क्या किए भैया ये नाम खोजने में, और शर्त भी रखे बेंजामिन फ्रैंकलिन, अगर हम ये नाम खोज देंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका यूनिट, ठीक है, मेरे नाम पे रखा जाएगा। अगर आपको शर्त मंजूर है तो देखिए हम रोल प्ले करते हैं, इसमें आपको मदद करते हैं। ये बोला हाँ ठीक है आप रख लीजिएगा। तो ये आदमी क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक्सपेरिमेंट किए थे अपने लैब में, ठीक है, उसको और नेचर में जो घटना घट रहा है उसको, दोनों को ये आपस में कोरिलेट किए। बेंजामिन फ्रैंकलिन कोरिलेट कर रहे थे लेकिन वो कुछ नतीजा तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ये कोरिलेट कर दिए। कोरिलेट क्या किए, बोले क्या कि देखिए बादल आपस में टकराता है, ठीक है, तो एक चीज़ जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चमक। लाइटनिंग नाम तो हमको बाद में पता चला, हिंदी में उसका नाम क्या था, चमक। बोलो क्या जनरेट होता है, तो चमक जनरेट होता है। ये चमक जो है वो कोई कंडक्टिंग मटेरियल के तरफ खींचा चला जाता है, यानी कंडक्टिंग मटेरियल उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो रबिंग से यहाँ पे भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हुआ जिसको हम चमक बोल रहे हैं।
तो वो दूसरा किसी मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या कोई मटेरियल उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यही काम तो यहाँ भी आपका हो रहा है कि अगर हम प्लास्टिक का रॉड को अपने हेयर के साथ रब किए या सिल्क क्लॉथ के साथ रब किए तो छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा को ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये प्लास्टिक वाला रॉड के ऊपर एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हो रहा है, हेयर के रूप में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हो रहा है जो ये छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा को अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बोला हाँ चलिए ठीक है, मान लिए ये बात को आपका। तो भैया ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, चमक। ठीक है, तो यहाँ भी प्लास्टिक रड में कुछ चमक के टाइप का ही कोई चीज़ जनरेट हो रहा है जिसके कारण ये बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी का नाम हमको लिखना है। तो बोला कि भैया ये नॉमेनक्लेचर जो हम लोग जब भी साइंस में करते हैं वो लैटिन वर्ड के आधार पे करते हैं, लैटिन वर्ड के डिक्शनरी के आधार पे। लैटिन वर्ड का डिक्शनरी में हम लोग नॉमेनक्लेचर काफ़ी साइंस का किए हुए हैं, वहीं से हमको सारा चीज़ मिलता है। तो ये हिंदी वर्ड तो मिल गया चमक, रगड़ाने से एक कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं चमक। तो यहाँ भी दो मटेरियल रगड़ाया तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हुआ। ठीक है, जो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसका नाम क्या देना चाहिए, तो वो चमक नाम का मीनिंग लैटिन वर्ड के डिक्शनरी में खोजना स्टार्ट किए और खोजते खोजते उनको क्या मिला, तो उसका नाम मिला चार्ज। उसका नाम क्या मिला, चार्ज। तब जा कर के रबिंग होने के बाद अगर कोई मटेरियल रबिंग हो रहा है, आपस में दो मटेरियल रब हो रहा है, तीसरा किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हुआ। वो कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या था, चार्ज। तो ये चार्ज का जो डेवलपमेंट हुआ वो किसके कारण हुआ, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये छोटा छोटा रबिंग करने के बाद जो स्टोरी मतलब ये रिजल्ट देखे, उस रिजल्ट को ये जो कुलम्स है वो नेचर में जो घटना घटता है, बादल टकराता है, उससे एक जनरेट होता है चमक। ठीक है, ये दोनों फेनोमेनन को आपस में कोरिलेट किए और ये तो बोले कि ये तो चमक है, ये तो पहले से हम लोग को पता है। ठीक है, तो इसमें चमक तो नहीं बोल सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो रहा था। ये चमक का नाम खोजे, इसका मीनिंग लैटिन वर्ड के डिक्शनरी में, तो वो क्या मिला, चार्ज। ठीक है, तब से हम लोग ये चार्ज का डेफिनेशन बनाए और चार्ज वर्ड हम लोग फिजिक्स में और नेचर में पढ़ना स्टार्ट किए कि ये है चार्ज। तो ये चार्ज क्या है, तो इसको सबसे पहले बोलेंगे कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल का। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन ए मटेरियल। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन ए मटेरियल। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मटेरियल में डेवलप होता है। इसका मतलब मटेरियल होगा तभी आप चार्ज का बात कर सकते हो। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन ए मटेरियल। बाद में इसका डेफिनेशन और मॉडिफाई हुआ। ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण ये दूसरा किसी मटेरियल पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो फिर इसका डेफिनेशन और बना कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो ये मेजरमेंट करने वाला भी क्वांटिटी पता चला कि मेजरमेंट भी हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन और बनाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। तब ये इलेक्ट्रिक वर्ड का भी फिजिक्स में डिस्कवरी हुआ। पहले चार्ज हुआ, बोला कि फिर ये चार्ज के लिए एक एडजेक्टिव वर्ड इलेक्ट्रिक हम लोग बना सकते हैं। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर, मैटर पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर, मैटर में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। जब आगे थ्योरी और बढ़ा तो चार्ज का जब मेजरमेंट हुआ तो बताया कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। फिर लोगों ने इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। इसका सिंबल, तो सिंबल कभी छोटा क्यू भी लिखते हैं, कभी बड़ा क्यू भी लिखते हैं, ये इसका सिंबल बना। और शर्त के हिसाब से बोला कि भैया इसका यूनिट क्या लिखोगे, तो ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट, तो कूलम तो नाम खोजा। ठीक है, तो बोला शर्त के हिसाब से भैया, स्टार्ट तो बेंजामिन फ्रैंकलिन किया लेकिन कूलम ये काम चालाकी से कर दिया, इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम
ही बेंजामिन फ्रैंकलिन को शर्त के हिसाब से देना पड़ा, तो कूलम हो गया। फिर कूलम आगे चल के बहुत सारा काम भी किए। तो ये हो गया चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का डेवलपमेंट ऐसे हुआ, ठीक है, यही है चार्ज जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और ये आएगा कैसे, तो ये एक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो देन जनरेट कैसे होता है, तो जब दो मटेरियल आपस में रब होता है और तीसरा मटेरियल को जब अट्रैक्ट करेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये मटेरियल क्या हो गया, चार्ज हो गया, ये मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड हो गया। पहले चार्ज वर्ड आया, बाद में उसका एडजेक्टिव वर्ड खोज के निकाला गया, तो उसका नाम लिख दिया कि ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो जो मटेरियल चार्ज है वो इलेक्ट्रीफाइड है। तो एक प्रोसेस तो आपको समझ में आएगा। रबिंग के बाद मटेरियल में एक गुण जनरेट होता है जो दूसरा किसी हल्का मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हल्का मटेरियल में हम एग्जांपल हमेशा बिट्स ऑफ पेपर को लेते हैं, कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा अट्रैक्ट्स भी हुआ। अभी हम आपको करके भी दिखाए थे, इस पेन के ऊपर छोटा सा कागज़ का टुकड़ा अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जिसको अभी हम हटा दिए, एकदम छोटा सा टुकड़ा था। तो कम ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ज़्यादा चार्ज होता तो बड़ा बड़ा पीस को अट्रैक्ट करता, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज कैसे आया। अब जब ये चार्ज जब आ गया तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास अब ये थोड़ा सा एक बात आ गया कि भैया चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा और ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी लिखने वाले थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये लिखने वाले थे कि दो मटेरियल को आपस में रब करेंगे तो ये तीसरा किसी मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यानी प्रॉपर्टीज इसमें ये लिखना चाहिए कि भैया चार्जेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ये लिखने वाले थे। जैसे ये लिखने वाले थे, इनको कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ बच्चे ने बोल दिया। और ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा वैसा है जो काफ़ी रिमार्केबली होकर के कोई चीज़ को सुनता है, देखता है। जैसे आप भी कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी कभी कभी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो वैसा ही कुछ बच्चे थे तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, बेहतरीन तो छोड़ो, वीडियो डाल रहा है आदमी तो उसको भी इंटरेस्ट लेके नहीं देखते हैं, अरे भैया डेटा बचाना है, डेटा बचा के और भी लंदफंद काम करना है, ठीक है। तो जो देखेंगे वो सिकंदर है, ये पहले भी हम बहुत बार बोल दिए, ठीक है। तो इसमें क्या है बात कि बच्चा बोला कि सर चार्जेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर आप लिखेंगे तो सर एक दो गो एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं, देखा जाए। तो बोला कि हाँ क्या है, बोले कि सर एक ग्लास रड आप लीजिए। बोला हाँ ठीक है। बच्चों ने बोला बेंजामिन फ्रैंकलिन को ग्लास रड लीजिए, तो ग्लास रड बेंजामिन फ्रैंकलिन लिया। बोला कि सर आप इसको सील के साथ रब कीजिए। बोला हाँ ठीक है, रब कर देते हैं। रब करने के बाद बोलता है बिट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके जाइए, तो बिट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके गया तो ये इसको क्या किया, अट्रैक्ट भी किया, ये भी अट्रैक्ट किया, ग्लास भी अट्रैक्ट किया। और सिल्क के जब नज़दीक लेके गया बिट्स ऑफ पेपर को तो सिल्क भी अट्रैक्ट किया। तो इससे बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक चीज़ पता चला कि जब दो मटेरियल रब होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अट्रैक्ट करने वाला है वो सिर्फ एक मटेरियल पे जनरेट नहीं होता, दोनों मटेरियल में जनरेट होता है। तो ये छोटा सा बच्चा का क्वेरी से एक प्रॉपर्टीज़ तो इनको क्लियर पता चल गया, क्या कि चार्जेस ऑलवेज डेवलप इन पेयर, और चार्ज जो होता है वो कैसे जनरेट होता है, तो रबिंग के कारण। तो पहला ये प्रॉपर्टीज़ लिखे क्या, चार्जेस ऑलवेज डेवलप इन पेयर, चार्जेस ऑलवेज डेवलप इन पेयर। ये लिखने वाले थे चार्जेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट में आने के बाद ये चार्जेस आर ऑलवेज डेवलप इन पेयर, ये इनको पता चला चार्जेस आर ऑलवेज डेवलप इन पेयर, पेयर में जनरेट हुआ। और दूसरा चीज़ इनको पता चल गया कि चार्जेस डेवलप ऑन ए बॉडी ड्यू टू रबिंग, ठीक है, रबिंग के कारण चार्ज डेवलप हो रहा है। सच फेनोमेनन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, सच फेनोमेनन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस फेनोमेनन को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, फेनोमेनन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
क्योंकि फ्रिक्शन के कारण रबिंग करोगे तो फ्रिक्शन तो होगा। इलेक्ट्रिसिटी एडजेक्टिव वर्ड है जो चार्ज के कारण आता है। चार्ज रबिंग के कारण जनरेट होता है, चार्ज हमेशा पेयर में जनरेट होता है। दो बात तो हो गया। तीसरा बात ये तो जो इनका पहला पॉइंट चल रहा था दिमाग में तो था ही कि चार्जेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो बोला कि सर चार्जेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर जब आप लिखोगे, ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट थोड़ा कीजिए। तो किया तो देखा कि हाँ अट्रैक्ट हो रहा, तो बोला हाँ यार अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। बोला सर एक और कीजिए। तो बोला दूसरा एक ग्लास रड लेके आइए, ठीक है, फिर इसको सिल के साथ रब कीजिए। थोड़ा ध्यान से सुनोगे। फिर इसको सिल के साथ रब किए तो रब किया। बोला इसको भी बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके जाइए। तो बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके गया तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा था। बोला हाँ अट्रैक्ट तो कर रहा है, तो चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? बोला हाँ सर ये कीजिए अभी। बोला कि अब ये दोनों ग्लास रड को आपस में नज़दीक लेके आइए। तो जब ये दोनों ग्लास रड को सिल के साथ अलग अलग रबिंग करवा के बिट्स ऑफ पेपर को नज़दीक लेके जा रहे थे, तो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था ये। लेकिन जब ये दोनों आपस में नज़दीक आ गया, इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं सोचे। ये बच्चा लोग का अनठेकानी एक क्वेश्चन था, ठीक है। जब ये दोनों को नज़दीक लेके आएंगे तो क्या होगा, उसका क्वेरीज था, ये किए। तो जब करके देखे तो क्या पता चला कि भैया ये अट्रैक्शन, सबको लग रहा था कि अट्रैक्शन तो होगा। ये करने से पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल रहे थे हाँ ऑलवेज ऑब्वियसली ये अट्रैक्शन होगा। लेकिन जैसे नज़दीक लेके आए तो ये अट्रैक्शन के जगह इसमें क्या हो गया, रिपल्सन। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि दो मटेरियल को रब करने से मटेरियल में गुण जनरेट होता है जिसको हम चार्ज बोलते हैं, जिसके कारण वो दूसरा किसी भी मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ये अट्रैक्टिव नेचर जो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो गड़बड़ हो गया यार। यहाँ तो आपस में रिपेल भी हो रहा है, अट्रैक्ट भी हो रहा है और रिपेल भी हो रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले कि अरे यार ये कैसे हो गया, चलो हम फिर से करते हैं इसको। बोला हाँ सर दो अलग अलग मटेरियल से करके देखा जाए। सब कन्फ्यूज़ हो गया ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। तो फिर वो प्लास्टिक रड लिया, फिर दूसरा प्लास्टिक रड लिया, फिर उसको सिल के साथ रब किया, ठीक है, और देखा कि बिट्स ऑफ पेपर को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, बिट्स ऑफ पेपर को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये दोनों आपस में नज़दीक आया तो इसको अट्रैक्शन करना चाहिए था, ये भी रिपेल कर गया, दोनों प्लास्टिक वाला, यहाँ भी रिपेल हो गया। पर्सनल ये था तो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन दोनों प्लास्टिक रड सील के साथ जब रब हुआ और आपस में नज़दीक लेके आए तो रिपल्सन हो गया। बोले कि यार ये तो अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है, गजब बात हो रहा है। बड़ा परेशान हो गया ये प्रॉपर्टीज़ लिखने में। जो अपना ये पहला प्रॉपर्टीज़ मान के चले थे चार्जेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ये कन्फ्यूज्ड हो गया कि चार्जेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव इन नेचर कैसे होगा। तब एक बच्चा बोला कि सर यही एक्सपेरिमेंट को एक बार और करके देखा जाए, ऐसे करते हैं तो देखा जाए क्या होता है। बोला हाँ कैसे? बोला कि सर एक प्लास्टिक वाला रड लेके आइए और उसको सील के साथ रब कीजिए। तो रब किया, वो देखा बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। बोला कि सर एक ग्लास वाला रड लेके आइए, उसको भी सील के साथ रब कीजिए, देखिए बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है कि नहीं। तो भी अट्रैक्ट किया। बोला सर ये दोनों को आपस में नज़दीक लेके आइए, प्लास्टिक वाला रड और ग्लास वाला रड को नज़दीक लेके आइए। तो जैसे प्लास्टिक वाला रड और ग्लास वाला रड को ये नज़दीक लेके आया तो इसमें आपस में क्या हो गया, अट्रैक्शन। जैसे ये हुआ अट्रैक्शन तो पूरा जो फेनोमेनन था वो सामने क्लियर एकदम वाटर के जैसा हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ। अरे यार ये तो नया चीज़ का डिस्कवर्ड हो गया इस एक्सपेरिमेंट में। तो क्या डिस्कवर्ड हुआ? तो बोला कि यार चार्ज एक तरह का नहीं होता है, चार्ज दो तरह का हो रहा है। कैसा? बोला कि एक ऐसा चार्ज जो प्लास्टिक के पास आ रहा है और एक ऐसा चार्ज जो ग्लास के पास आ रहा है। तभी ग्लास और प्लास्टिक अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग टाइप का चार्ज आया, ठीक है, रबिंग तो सिल के साथ ही किए, तो अलग अलग तरह का चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और प्लास्टिक है एक जैसा चार्ज, तो क्या हो रहा है, रिपल्सन। फिर ग्लास एक जैसा मटेरियल था, एक जैसा चार्ज, तो रिपल्सन। तो मतलब क्या हुआ कि आपस में अगर लाइक चार्जेज अगर होगा तो रिपेल, लाइक चार्जेज होगा तो रिपेल, और अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट। तब बोले कि चार्जेज आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ नेचर का होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रॉपर्टीज लिखा गया कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बचपन में हम लोग पढ़े हैं 6-7 में, लेकिन पता नहीं था कि कैसे होता है ये। उस स्टैंडर्ड में अगर कोई सिखाने का कोशिश करते तो पता चलता। ये बहुत बारीकी वाला बात है, बहुत जन को पता भी नहीं रहता कि कैसे होता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर,
बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज क्लियर हो गया। तो प्रॉपर्टीज तो सारा हो गया, प्रॉपर्टीज तो इनको पूरा क्लियर पता चल गया। ईच अदर, ठीक है। पहला क्या बोले हम लोग, पहला जो था यही लिखने वाले थे, चार्जेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता है, ये रिपल्सिव भी होता है। तब उसका एक नियम बन गया कि लाइक चार्ज जो होगा वो रिपेल करेगा, बट अनलाइक चार्ज जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा। ये कैसे पता चला, ग्लास जब आया तो रिपेल, प्लास्टिक आया तो रिपेल, जब ग्लास प्लास्टिक दोनों अलग अलग था तो अट्रैक्ट। तो ये पूरा क्लियर कंसेप्ट पता चल गया। और इससे ये भी पता चल गया कि चार्ज एक तरह का नहीं होता है, चार्ज दो तरह का होता है। ये तीन तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग के पास सामने आया, ठीक है। चार्ज पेयर में डेवलप होता है, चार्ज रबिंग के कारण जनरेट होता है, उस फेनोमेनन को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एक जैसा चार्ज रिपेल भी होता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट भी होता है। ये सब सारा बात हम लोग लिखते हैं। और आगे चल के हम ये भी बताएंगे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो लाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट भी होता है। आगे बने रहेंगे वीडियो के साथ तो आपको पता चलेगा कैसे होता है, कुछ शर्त के हिसाब से, लेकिन जनरल रूल यही है, ठीक है। ऐसा बात हो गया। अब इस पूरा फेनोमेनन में पता चला चार्ज जो है एक तरह का नहीं होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब टाइप्स ऑफ चार्ज खोजने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में आया कि यार एसआई यूनिट तो लेके चला गया कूलम, तो टाइप क्यों नहीं, ये बच्चों के एक्सपेरिमेंट से क्यों नहीं टाइप को हम अपने नाम से जोड़ दें ताकि हम भी फेमस हो जाए। तो वो सोचने लगा कि क्या हम इसका टाइप्स दें, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या लिखें। बोले कि एगो चार्ज तो आया है प्लास्टिक पे, एगो चार्ज आया है ग्लास पे, तो ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं ना, चार्जेज ऑन प्लास्टिक रड और चार्जेज ऑन ग्लास रड। क्यों, क्योंकि दुनिया में तो सिर्फ यही दो मटेरियल तो होगा नहीं, ठीक है। अगर इस प्लास्टिक के जगह और कोई मटेरियल आ गया एम्बर, इसके जगह आ गया हेयर, तो उसमें हम लोग कैसा कैसा चार्ज लिखेंगे, क्योंकि दुनिया में मटेरियल तो है नहीं। और हम डेफिनेशन क्या लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल। इलेक्ट्रिक चार्ज किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मटेरियल तो सिर्फ यही दो नहीं होता है, मटेरियल तो बहुत सारा होता है, बहुत सारा मटेरियल है इसमें। तो बहुत सारा जब मटेरियल है तो भैया बहुत सारा मटेरियल में करेंगे क्या हम लोग, तो ये तो हम नहीं लिख सकते एकदम एग्जैक्टली कि लाइक चार्ज जो होता है वो रिपेल होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गया। ग्लास वाला चार्ज और प्लास्टिक वाला चार्ज हम टाइप पे नहीं लिख सकते हैं। कारण उसका क्या है, कारण ये है कि सिर्फ यही दो मटेरियल दुनिया में नहीं होता है, बहुत सारा मटेरियल होगा। अब हेयर के ऊपर चार्ज का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि चार्ज ऑन ए हेयर। अब कैसा चार्ज है, तो इसका मतलब 1 करोड़ दुनिया में मटेरियल है तो 1 करोड़ टाइप का चार्ज है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन हो जाएगा। बोले नहीं ऐसा नाम तो नहीं लिख सकते, चार्ज ऑन ए प्लास्टिक, चार्ज ऑन ए ग्लास, क्योंकि अलग मटेरियल जब आ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, इसके पास कैसा चार्ज है, प्लास्टिक टाइप का कि ग्लास टाइप का, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। सोचे कि हम अपना नाम सेट करें, तो डेफिनेशन तो लिखे थे, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन ए मटेरियल, मटेरियल के ऊपर का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये भी नहीं लिख सके कि द टाइप ऑफ चार्ज फर्स्ट इज़ बेंजामिन एंड सेकंड इज़ फ्रैंकलिन। ये तो नाम है यार आदमी का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी ना है। बेंजामिन मतलब क्या चार्ज आएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। फ्रैंकलिन क्या आएगा, नहीं पता चलेगा। ये अपना नाम भी नहीं जोड़ पाए। बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया कि चार्ज का नाम क्या रखें, नाम क्या रखें, नाम क्या रखें। तब फिर ये एक्सपेरिमेंट को रिकॉल किए, रिकॉल करने के बाद यहीं से उनको कॉन्सेप्ट मिला। बच्चों ने फिर से बोला कि सर इसी में कुछ हो सकता है सर, ग्लास प्लास्टिक, यहीं से अब पता चला ना हम लोग को दो तरह का चार्ज है, तो यहीं से कुछ आंसर भी मिल सकता है। बोला क्या मिल सकता है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुआ इस पर, काफ़ी दिन पार होते गया, बहुत चालाकी से इसका आंसर हम लोग को पता चला। अब ध्यान से देखना, मोरल ऑफ द स्टोरी पूरा टॉपिक का ज़बरदस्त है। अब क्या हुआ कि भैया ये ग्लास और प्लास्टिक का चार्ज पे कैसा चार्ज आ रहा है, तो ग्लास वाला चार्ज प्लास्टिक वाला चार्ज तो खाली लिख नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में और भी मटेरियल है। तो ऐसा लिखो जो हर मटेरियल पे ये सटीक हो जाए। 1000 मटेरियल भी हो तो चार्ज का टाइप 2 ही बनना चाहिए। बोला हाँ ठीक है, कोशिश किया। बोला क्या करना चाहिए, बोला देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे सब लोग, प्लास्टिक को जब हम रब नहीं करते किसी मटेरियल से, तो ये बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक जब लेके गए थे इसको बिना रबिंग का, तो अट्रैक्ट नहीं किया था।
जैसे इसको सिल के साथ रब कर दिए बिट्स ऑफ पेपर को, प्लास्टिक वाला रड को सिल के साथ रब कर दिए, बिना रबिंग का तो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं किया, दोनों में जब रबिंग हो गया तो बिट्स ऑफ पेपर को ये अट्रैक्ट कर लिया। ग्लास भी बिना रबिंग का बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, जब इससे रबिंग हो गया तो ये बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। जब ये दोनों को आपस में नज़दीक लेके आए, प्लास्टिक वाला रड को और ग्लास वाला रड को, तो ये भी आपस में अट्रैक्ट हो गया। जब अट्रैक्ट हुआ, ग्लास और प्लास्टिक आपस में अट्रैक्ट हुआ, जब ये अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट होने के बाद जब बेंजामिन फ्रैंकलिन इसको अलग अलग किए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डिमांड अलग अलग किए, और अलग अलग करने के बाद जब ये बिट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके गए तो देखे क्या, अट्रैक्ट होने के बाद इसको लेके गए बिट्स ऑफ पेपर के नज़दीक, देखे कि ये भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, और ग्लास वाला को लेके गए तो देखे ये भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ई कहाँ चला गया, रबिंग से पहले जो इसके पास कंडीशन था उसी कंडीशन में ये चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग टाइप का मटेरियल अगर है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप का चार्ज भी है, और वो अलग अलग टाइप का चार्ज जब आपस में नज़दीक आता है तो अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के बाद जब हम इसको अलग करते हैं तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ था वो जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करता। ये खोजना शुरू किए कि भैया इस फेनोमेनन का एग्जाम्पल हमको कहाँ से मिलेगा, कि दो मटेरियल को आपस में जोड़ो, ठीक है, और हमको आंसर मिलना चाहिए क्या, जीरो। दो मटेरियल को आपस में हम लोग लाएं रबिंग करने के बाद, प्लास्टिक को ग्लास को सिल के साथ रब करके अलग अलग लेके आएँ, और ये बिट्स ऑफ पेपर के जब ये जुटा आपस में अट्रैक्ट हुआ तो बिट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके गए, अट्रैक्ट होने के बाद हटाएं, बिट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके गए तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। ये क्या हो रहा है भाई, ये आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये ऐसा एग्जाम्पल खोजने लगे नेचर में। तो फिजिक्स के पास गए, एग्जाम्पल फिजिक्स में ढूंढे कि दो मटेरियल को आपस में जोड़ो भाई, मान लो ए बी कोई मटेरियल है, ये आपस में जोड़ने से इसका आंसर जीरो आएगा क्या? फिजिक्स बोला नहीं है ऐसा कोई एग्जाम्पल। केमिस्ट्री बोला ए और बी को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा क्या? केमिस्ट्री बोला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास तो दो गो चीज़ अगर जुटेगा तो हम तीसरा तो आपको बना के दे देंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिला। तब आदमी मैथमेटिक्स के पास गया। मैथमेटिक्स बोला कि हाँ यार मेरे पास तो बहुत है, इसका इलाज तो है, मेरे पास इसका आंसर है। बोला कि क्या है भैया? तो मैथमेटिक्स बड़ा जानदार चीज़ है। कैसे? बोला कि एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का कंपटीशन हुआ। कंपटीशन कैसा हुआ? बोला कि एक बक्सा है, ठीक है, इस बक्से के अंदर एक चाबी है, ठीक है, तिजोरी का चाबी, काफ़ी पैसा उस तिजोरी में, उसका चाबी एक बॉक्स के अंदर रखा, ऊपर से इस बॉक्स को बंद कर दिया, बंद करने के बाद बाहर से ताला लगा दिया, बाहर से ताला लगा करके एक इसका चाबी फिजिक्स वालों को दिया, एक केमिस्ट्री वाला को, एक मैथ्स वाला को। तीनों घूमने के लिए गया और बाई मिस्टेक तीनों का ये चाबी गुम हो गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब इसको ताला खोलना था। फिजिक्स वाला आया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम, ठीक है, जितना भी चीज़ था सब अप्लाई कर दिया, इस पर ताला नहीं खुला। केमिस्ट्री वाला आया, इसमें अल्कोहल, कीटोन, ठीक है, ये सब चीज़ अलग अलग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल अपना तरीका से डाला, नहीं खुला। एल्डिहाइड, कीटोन सब डाल के देख रहा था बेटा ये खुल जाए, नहीं खुला। मैथ्स वाला आया, बगल में खड़ा हुआ और बोला क्या, लेट द बॉक्स बी ओपन। मैथ वाला खड़ा हुआ, छुआ भी नहीं, मान लिया लेट द बॉक्स बी ओपन। तो मान करके तो मैथ्स कुछ भी काम कर सकता है। ये इंटरेस्टिंग बात था। तो इसका मतलब ये पता चला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मैथमेटिक्स एक टूल्स है, ठीक है, जो मान करके कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है फैक्ट्स के साथ, फैक्ट के साथ। मैथमेटिक्स बोला चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री में इसका एग्जाम्पल नहीं मेरे पास है। बोला कि मेरे पास दो गो चीज़ को जोड़ने के बाद आंसर जीरो कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 रुपया है और हम ये 3 रुपया खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचा क्या? 0 रुपया। बोला कैसे? 3 रुपया मेरे पास है तो इसका मतलब मेरे पास मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का है, और वही 3 रुपया हम खर्च कर दिए तो मेरे पास मैग्नीट्यूड निगेटिव का हो गया। अब ये दोनों को अगर आपस में हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे तो आंसर क्या मिला? 0। बोला अरे यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है।
बोला हाँ, यही ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ यहाँ पे हुआ। बोला कैसे हुआ? बोला कि ग्लास और प्लास्टिक दोनों अलग अलग मटेरियल था, सील के साथ रब किया, ठीक है, सील के साथ रब किए तो एक में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आया, ठीक है। जब दोनों आपस में नज़दीक लेके गए तो क्या हुआ? अट्रैक्ट हो गया, और अट्रैक्ट होने के बाद तुम्हारा क्या हुआ? ये बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना बंद हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद जब अलग किया तो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये आपस में जुटा, जुटने के बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 0। इसके मतलब है कि इसके ऊपर जरूर एक मैग्नीट्यूड आया होगा, किसी दोनों में से किसी एक के ऊपर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का आया होगा, और दोनों में से किसी एक के ऊपर जरूर मैग्नीट्यूड निगेटिव का आया होगा। जितना एक के पास पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है उतना उसके पास निगेटिव मैग्नीट्यूड है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिला? 0। बोला हाँ। तब जा कर के टाइप्स ऑफ चार्ज 2 नाम का पड़ा। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक हो गया निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। तब से जाके चार्ज का नाम पॉजिटिव और निगेटिव पड़ा। ये तब का हम स्टोरी बताएं आपको जब हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तब से ये अगर क्वेश्चन आपको अगर कोई पूछे, व्हाई द nomenclature of charge is positive or negative? Why the nomenclature of charge is positive and negative? ठीक है, चार्ज का नाम प्लस और माइनस क्यों पड़ा? तब क्या आंसर दोगे? तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कर करके बार बार स्टोरी को सुनोगे तो दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा, तब पता चलेगा, ठीक है। द नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज, द नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव और निगेटिव बिकॉज इट satisfied या it follows the mathematical addition रूल। इसी को हम लोग अलजेब्रिक रूल भी बोलते हैं, क्योंकि अलजेब्रा के आधार पे अलजेब्रिक रूल, ये मैथमेटिकल एडिशन रूल, ये अलजेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करता है। अलजेब्रिक एडिशन रूल को ये फॉलो कर रहा है, अलजेब्रिक रूल को फॉलो कर रहा है, मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। इसीलिए चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ा, जो दुनिया का हर एक मटेरियल के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। जब 2 मटेरियल को रब करोगे तो वो एक मटेरियल के पास अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा तो दूसरे के पास उतना ही निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हर पॉजिटिव और निगेटिव मैग्नीट्यूड हर एक मटेरियल के पास सेटिस्फाइड होने लगा। तब से आदमी मान लिया कि चार्ज का टाइप प्लस और माइनस क्यों होता है, पॉजिटिव और निगेटिव की कोई नाम नहीं है, ये मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के आधार से पता चला बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तब इसका आंसर बना द नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव और निगेटिव बिकॉज इट फॉलोज द मैथमेटिकल एडिशन रूल। अचानक से आंसर कहीं लिख दो, बोले यार फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एडिशन रूल कहाँ से आ गया? तो ये एक्सपेरिमेंट उनको पता होना चाहिए, तब ये आंसर उनके दिमाग में फिट होगा। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द चार्ज। ये चार्ज का स्टोरी था कि कैसे चार्ज डेवलप हुआ, कैसे चार्ज का नाम पड़ा। बाद में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ तब हम जा कर के ये बोलने लगे कि जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आया चार्ज का, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, जब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तब हमको पता चला ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या बोला कि ये चार्ज किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो मैटर का। तो मैटर किस चीज़ से बना है? तब हम लोग को ये नॉलेज पता चल गया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमको ये चीज़ पता चल गया तब हम पॉजिटिव चार्ज को रेफ़र करने लगे कि ये प्रोटॉन है, और निगेटिव चार्ज का नाम देने लगे ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा मटेरियल है जिस पे सर्च करने के बाद पता चले इसके पास निगेटिव चार्ज है। तो ये जो हम अभी आपको हिस्ट्री बताएं, ये जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब चार्ज का नाम प्लस और माइनस ही था।
जब ये आ गया, डिस्कवरी हो गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है, तब हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता चला। तो हम लोग अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का लेक्चर 02, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का लेक्चर 01 था जिसमें आप हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में जाने। लेक्चर 02 में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब कि ये थ्योरी तब बना जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, ठीक है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दिस थ्योरी इज़ डेवलप। तो इसमें बहुत सारा रूल्स भी आया और ये चैप्टर आगे एक्सेलरेट हुआ। आगे आपको कूलम्स लॉ ये सब वगैरह वगैरह मिलेगा 3-4 लेक्चर में। ये पूरा का पूरा आपको भयानक तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।